हैं। पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, उसके बाद उर्दू के भी 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में हमने सवाल लिए हैं ताकि जो सीटेट दे रहे हैं उनको इंग्लिश में सवाल समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि सीटेट में इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में, और उर्दू मीडियम वालों को मार्टीटी में उर्दू में आएंगे। इस हिसाब से दोनों भी बायलिंगुअल में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्याजे ए चाइल्ड इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन, के प्याजे के मुताबिक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है। ऑप्शन नजर आ रहे हैं। थिंक एब्स्ट्रैक्टली, वो एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है। अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, वो वक़ा को समझ सकता है। सी है यूज ओनली रिफ्लेक्स एक्शन, वो सिर्फ इनेकासी हरकत इस्तेमाल करता है। और डी है कैन नॉट क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। बात हो रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो बताइए क्या क्या कर सकता है वो। ऑप्शन बी। अनम्यूट करके आंसर दीजिए ताकि आप भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ओके, जो लोग जवाब नहीं देते हैं ना, तो वो उनके अंदर टिक करने की भी हिम्मत पैदा नहीं होती। ठीक है, जो लोग जहाँ पर ना चेहरा नजर आता है ना नाम नजर आता है, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो वो टिक करने की भी उनके अंदर हिम्मत पैदा नहीं होती। इंटरैक्टिव सेशन में बोल्डली, कॉन्फिडेंसली आप पार्टिसिपेट कीजिए। बी आंसर करेक्ट है। हमने स्टेप बाय स्टेप प्याजे की थ्योरी देखी थी, उनके स्टेजेस देखे थे। यहाँ पर रिवीजन भी करते चलेंगे हम सवालात के साथ साथ। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी देखे थे हमने, सीरिएशन देखे थे। ठीक है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जिसको हम कहते हैं कि पुख्तगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्री में बच्चे का जहन कच्चा पक्का होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जहन पुख्ता होता है, जिसके अंदर बच्चा कंजर्वेशन को समझता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है छोटा बड़ा, वॉल्यूम, हजम, इन चीज़ों को समझता है। और रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा जो अशिया की जो हालतें तब्दील होती हैं, ठोस से माया, माया से गैस, हवा बनना, पानी बनना, ठोस बनना, ये जो रिवर्सिबिलिटी है, इन चीज़ों को समझता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और सीरिएशन, तरतीब को समझता है, क्लासिफिकेशन को समझता है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Vygotsky's concept of zone of proximal development refers to। प्याजे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्या मुराद है। महाटीटी में मुख्तलिफ अल्फाज से इस्तेमाल होगा। आमतौर पर प्रीवियस पेपर्स में मचान बंदी के लफ्ज पर इस्तेमाल हुआ है, मचान बंदी। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर वैगोस्की के थ्योरी में हमने देखा था ये ZPD, इसका मतलब क्या है। व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, जो बच्चा अकेला कर सकता है। व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, जो बच्चा रहनुमाई से कर सकता है। व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू, जो बच्चा नहीं कर सकता है। और डी ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट जोन। या ऑप्शन बी। ओके, व्हाट अ चाइल्ड। राइट, ऑप्शन करेक्ट है कि बच्चा गाइडेंस के साथ क्या कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सीटेट वाले सुन लीजिए, ये हमको डिटेल में देखना है, लेकिन सवालात के साथ साथ मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँगा। ZPD का मतलब होता है ये एक ऐसा ड्यूरेशन है, एक ऐसा मरला है जहाँ पर बच्चा अपने एक्चुअल पोटेंशियल से अपने टारगेटेड पोटेंशियल तक मदद के ज़रिए पहुँचाया जाता है। ये बच्चे की एक्चुअल पोटेंशियल है और ये टारगेटेड पोटेंशियल है। ठीक है, तो बच्चा अपनी असली हालत से, मौजूदा हालत से टारगेटेड हदफ, टारगेट तक, अपनी सलाहियों तक पहुंचाया जाता है। इस अरसे को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं। और ये बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो शख्स मदद करता है उसको हम कहते हैं MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर,
ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? तो भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर, चाचा ताया, कोई भी हो सकता है, इवन उसका कलीग भी हो सकता है जो उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम MKO कहेंगे, ये ZPD है। ये चीजें आपको याद रखना है। और ये कंसेप्ट किसने पेश किए थे? वाइगोत्स्की के थ्योरी में। कुछ कहना है मैडम? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? बताइए, मल्टीपल इंटेलिजेंस नजरिया किसने पेश किया था? वो गुलदान जिसके अंदर थे। हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर। ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन बी। इसको याद रखने के लिए हमने बताए थे आपको मल्टीपल गार्डन, मल्टीपल फ्लावर्स कहाँ होते हैं, तो उसको गार्डन में होते हैं, याद रखना है। एक ट्रिक के जरिए आप उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमने जामे तालीम बताए थे अल्फाज, जामे तालीम, और एक लफ्ज़ बताए थे शुमालियाती तालीम, शमूलियाती या शुमालियाती। ठीक है, तो ये शमूलियाती तालीम का अहम मकसद क्या होता है, जिसको उर्दू में हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। गुज़िश्ता पीरियड में जो सीटेट का CDP का फर्स्ट पीरियड था, उसके अंदर भी ये कंसेप्ट की वजाहत हमने किए थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, उसका अहम मकसद क्या है कि सेपरेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, माजूर बच्चों को अलग करना। ये मकसद है क्या उसका? नहीं। नहीं है सर। नहीं है। प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फोकस ओनली ऑन गिफ्टेड सेकंड है सर, बी है, बी। रिड्यूस क्लासरूम डाइवर्सिटी। बी जी, है आंसर। सबको मसावी तालीम मौका देना। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मजीद मालूमात देता चलूँ कि याद रखिए, जामे तालीम या फिर शमूलियाती तालीम का मकसद ये है कि इंसानी हुकूक की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर, इंसानी जो हुकूक हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उस बुनियाद पर हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, कहीं का भी हो, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जिस्मानी माजूर से वो गुजर रहा हो, उसको आम तलबा के साथ आम स्कूलों में आम तालीम हासिल करने का हक हासिल है। दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू। कोलबर्ग की हमने याद रखे थे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, अखलाकी थ्योरी। तो अखलाकी नशोमा किस तरह आगे बढ़ती है? ये महा TT और सीटेट दोनों के लिए है। अखलाकी नशोनुमा किस तरह आगे बढ़ती है कोलबर्ग के थ्योरी के मुताबिक? आंसर दीजिए। सेकंड आंसर है सर। 3 levels and 6 stages. Second. 3 level and 6. बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। राइट। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में हमने पूरे इसके 3 लेवल भी देखे थे। हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। इस तरीके से 6 स्टेज उसके अंदर होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए टीचर गिव्स स्टार्स टू स्टूडेंट्स फॉर गुड बिहेवियर। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छे बर्ताव पर तुलबा को सितारे देते हैं, स्टार देते हैं, ये किस तरह की मिसाल है? पनिशमेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या फिर एक्सटिंक्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड? बट गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी खुसूसियात क्या होती है? वो स्लो लर्नर होते हैं, लिमिटेड क्यूरियोसिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी होती है, पुअर मेमोरी होती है? सी ऑप्शन सी, हाई क्रिएटिविटी। ऑप्शन सी। आप में से अगर किसी ने माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए, वो माइक्रोफोन की वजह से आवाज ज्यादा आता है।
आपका फोन का माइक और स्पीकर इनफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। पहले के नजरियात में हमने देखे थे कि जो कंसेप्ट बताया था उसने, उसमें से वो कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा वर्ड है जिसमें आप न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं पुरानी मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर। नए तजुर्बात को मौजूदा ज़हनी ढांचे में शामिल करने को क्या कहते हैं? एसिमुलेशन शमूलियत। ए ऑप्शन ये है। एसिमुलेशन अकोमोडेशन। एसिमुलेशन बी। जी, ये कुछ दो जवाब आ रहे हैं, अकोमोडेशन भी आ रहा है और एसिमुलेशन भी आ रहा है। तो एसिमुलेशन की हमने क्लियर कट आपको डेफिनेशन बताए थे, याद रखने का। एसिमुलेशन आता है ए से, उसको याद रखना है एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन। एसिमुलेशन का मतलब सिंपली है एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो पुराने तजुर्बात को, जो पुराने तस्वुरात जहन में हैं, उन तस्वुरात के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को, नए तस्वुर को हमारे जहन में ऐड करना इज नथिंग बट असिमुलेशन, जज्ब करना। ठीक है। और अगर आप उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट, पुरानी मिस इन्फॉर्मेशन थी, उसको डिसइक्विलिब्रियम हो गया, उसको आपने इक्विलिब्रियम कर लिए और एडजस्टमेंट कर दिए और उसके बाद आपने सही तस्हीह कर लिए, तो वो अकोमोडेशन कहलाता है। ओके। तो यहाँ पर जब आपको ये कहा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, तब आप दोनों को भी, एकोमोडेशन और असिमुलेशन, दोनों की भी तारीफात को जहन में लाते हुए आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जवाब है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन को आप देख सकते हैं फिर से तारीफ। एसिमुलेशन मीन फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। अपने पुरानी जहनी जो भी तस्वुरात हैं, अपना ज़ख़ीरा है मालूमात का, उसके अंदर नए इल्म को जज्ब करना असिमुलेशन कहलाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट वे टू हैंडल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो इनफरादी फ़र्क के तलबा होते हैं, उनको बेहतरीन संभालने का तरीका क्या है? टीच ऑल स्टूडेंट्स इन एग्जैक्टली इन द सेम, नहीं कर सकते आप इस तरह, हर तमाम बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। इग्नोर डिफरेंसेस, आप किसी के तफरीक को, फर्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि आपको, अगर आपके कमरे क्लासरूम में, ये सीटेट हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपनी ज़ाती टीचिंग में भी हमने इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल पाया है। ये जो चीज़ें सिर्फ सुनकर, पढ़कर और एग्ज़ाम दे के पास होने की चीज़ें नहीं है। सीटेट और महाटेट में यही फ़र्क है कि महाटीटी आपको तालीमी नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात के बारे में बहुत कम बताती है, जबकि सीटेट आपको तमाम चीज़ें बताती है। इसलिए सीटेट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। महाटेट से आपके इल्म की जांच होती है, जबकि सीटेट में आपकी पेडागोजी की भी जांच बड़े पैमाने पर होती है। तो कमरे जमात में अगर आज भी आप क्लासरूम में टीचर हैं, तो हर क्लास के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंगली उनको काम देना, ये अच्छे टीचर की अलामतें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एरिक्सन स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। एरिक्सन के मुताबिक नौ उम्री का मरहला कौन सा है? एरिक्सन की थ्योरी अगर किसी को चाहिए तो देख लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ। अगर आपने पढ़े हैं तो आंसर दीजिए। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और डी है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। क्वेश्चन क्या है सर? एरिक्सन की मरहला कौन सा है? एरिक्सन क्या पेश किया? मेहनत बमुकाबला एहसास कमजोरी होता है। सी सर, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी का 9 उम्री के अंदर, एडोलेसेंस के अंदर बच्चा किन चीज़ों से सफ़र होता है?
तो आइडेंटिटी क्राइसिस और रोल कंफ्यूजन से बच्चा सफ़र होता है, जिसमें वो अपने किरदार के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी शख्सियत के लिए जूझता है, सफ़र होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ इज जनरली कैलकुलेटेड एज, एक मरतबा पूछा हुआ है MRTT के अंदर भी। IQ का फार्मूला कौन सा सही है बताइए? पहला सही है क्या? नहीं है MA by सर। CA into 100. दूसरा देखिए, क्रॉनिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज MA by CA into 100 सर। जी, बहुत आसान है। या उसमें हमने बताए थे माँ बटे का याद रखने का, इंटू 100, माँ बटे का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेज द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। कौन सी नजरिया है जो मुशाहिदे पर सीखने पर जोर देता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनल, सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर? बताइए। सर ऑप्शन सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। Social learning theory. सोशल लर्निंग थ्योरी। करेक्ट है, सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, Albert Bandura की। अल्बर्ट बांदुरा, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए चाइल्ड हु लर्न्स बेस्ट थ्रू द मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी शोज। जिस्मानी हरकत के जरिए बेहतर सीखने वाला बच्चा किस जहानत के अक़साम आपने देखे थे, उसी से रिलेटेड सवाल है। जहाँ पर बच्चा जिस्मानी हरकत के जरिए सीखता है, कौन सी इंटेलिजेंस है ये? सी सी ऑप्शन सी रहेंगे ऑप्शन। सी करेक्ट है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। गार्डनर के जो नजरिया था उसने इंटेलिजेंस की टाइप्स बताया था। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम CCE कहते हैं, उसका मकसद क्या है? सिर्फ सालाना इम्तिहान लेना, सिर्फ तालीमी कारकर्दगी जांचना, या फिर तालीमी और हमनिसाबी दोनों पहलुओं की मुसलसल जांच करना, और डी है तदरीसी वक्त में कमी करना। सी आंसर। सी सर ऑप्शन सी। सी है सर, सी। ऑप्शन सी। जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म स्कार्फ फोल्डिंग, ये भी वागोस्की की थ्योरी में से है। इन एजुकेशन मीन, स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब क्या है? तालीम में क्लासरूम बनाना, तलबा को आर्जी मदद देना, गलतियों पर सजा देना, होमवर्क देना। आरजी मदद देना सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तलबा को आरजी मदद देना। ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखिए जो लोग नए हैं सीटेट में, इसका फोल्डिंग का मतलब यही है, सहारा देना। जी, टेम्पररी हेल्प। इसको हम डिटेल में देखेंगे सीटेट में भी दोबारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सीखने में सबसे अहम अंसर कौन सा है? मोटिवेशन, पनिशमेंट, मेमोराइजेशन या फिर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मोटिवेशन। महाडीटी की क्लास में फर्स्ट पीरियड हमने लिए थे, जिसमें इन तस्वुरात की हमने वजाहत किए थे। तहरीक है, शख्सियत है, जज्बा है और इमोशन है, इन चीज़ों पर महाडीटी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, और ऐसे छोटे छोटे वर्ड ही आपको मिलेंगे जिसके ऊपर मबनी सवालात आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोटिवेशन है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दो टाइप के मोटिवेशन हमने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुप में मसला हल करवाना किसको फरोग देता है? रटने की तालीम, इश्तराकी तालीम, तन्हाई या फिर सजा? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग। जी, कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए, CDP हो या उर्दू हो या अगर आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो सब स्टूडेंट फेवर हैं, याद रखिए।
cooperative learning, peer learning, cooperative learning, discussion, प्रोजेक्ट, जहां पर बच्चे डिस्कस करके करेंगे, एक दूसरे के जरिए सीखेंगे, ये सब स्टूडेंट फेवर्ड एक्टिविटीज हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, झैल में से कौन सा नशोनुमा का मैदान नहीं है? Which of the following is not domain of development? Cognitive, emotional, physical and mechanical. D sir, D. Option D. Mechanical. D. ओके, चलिए। नामुकम्मल कामों को ज्यादा याद रखने के लिए रुझान को क्या कहते हैं? नामुकम्मल कामों को ज्यादा याद रखने के रुझान को क्या कहते हैं? A tendency to remember unfinished tasks better than completed ones is called law of readiness, Zeigarnik effect, law of effect और प्राइमरी इफेक्ट। सर सवाल फिर से बताइए। सर क्वेश्चन बताइए। जो नामुकम्मल काम है आप उसको ज्यादा याद रखते हैं, इस रुझान को क्या कहते हैं? मश का उसूल बोलते हैं सर उसको। देखते हैं, आप आंसर दीजिए, सही गलत अपन डिटेल देखेंगे। क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। प्राइमेसी इफेक्ट। ऑप्शन ए सर, डी सर। D. ओके, चलिए। अब देखिए, यहाँ पर एक नया टर्म, हर पेपर में कोई ना कोई नया टर्मिनोलॉजी आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। द ज़िगार्निक इफेक्ट स्टेट्स दैट अनफिनिश्ड टास्क आर रिमेम्बर्ड बेटर। इसके असर के मुताबिक नामुकम्मल काम ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस, ये थॉर्नडाइक के जो नजरियात हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स, उसमें से ये माखूज है। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी जब तक लर्नर किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है तब तक उसकी लर्निंग कामयाब नहीं हो सकती। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ इफेक्ट वो ये भी लर्निंग प्रिंसिपल में से है, थॉर्नडाइक ने दिया था उसके नजरिए पे से, और कहा था कि लॉ इफेक्ट का मतलब ये है कि जितनी लर्निंग प्लीजेंट होगी, जितना सीखने का अमल मुतासिर होगा, उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग बेटर होगी। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या कहता है? लॉ ऑफ प्राइमेसी ये कहता है कि जितना जल्दी, मतलब हाल ही में कोई काम सीखा हुआ है आपने तो वो अभी आपको याद आता। कल आपने कोई चीज़ सीखी है तो आज आपको याद है। कुछ चंद दिन पहले आपने कोई काम सीखे थे तो आज आपको याद है। तो वो लोग प्राइमेसी इफेक्ट है। ठीक है, उसको लॉ ऑफ रिसेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नया टर्म आपको सामने मिला है ज़िगार्निक इफेक्ट, जो आपको पेडागोजी में नजर नहीं आएगा। तो नई चीजें भी अगर आती हैं तो याद रखिए। और ये ज़िगार्निक इफेक्ट वो है जिसमें नामुकम्मल चीज़ों को इंसान याद रखता है कि मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, मेरा ये काम करना है, वो काम रहा है। तो ये अनफिनिश्ड टास्क को इंसान याद रखता है, अभी भी आपके जहन में है कि मेरा कल इनकम्प्लीट वर्क है मेरा, अभी वो उसको काम करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट काम को भूल जाते हैं, यानी कंप्लीट हो जाने के बाद, लर्निंग हो जाने के बाद, और कुछ लर्निंग अगर बाकी है तो उसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट फॉर डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज इज। सीखने की मुश्किलात की तशखीस के लिए कौन सी जांच मुनासिब हैं? समेटिव, डायग्नोस्टिक, तशख़ीसी जांच। बी सर। Option number B sir. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which psychologist is associated with classical conditioning? क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन वाबस्ता है? किसने पेश किया था? क्लासिकल कहीं भी आया तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट याद आएगा आपको, जरा बताइए। मशरूत अमली नजरिया सर। जी, क्लासिकल कंडीशनिंग अगर नजर आया है वर्ड तो आपको ये घंटी वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, घंटी और चूहे का। जी, किसने दिया था ये? स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर। इसकी स्किनर ने। पाउलो।
पॉलो ने एक कुत्ता पाला था, कुत्ते के सामने हड्डी रखा था, हड्डी और खाने को रिप्लेसमेंट किया था घंटी से। याद आया? जी सर। जी जी सर। सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इन ब्लूम टेक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल इज। ब्लूम टेक्सोनॉमी याद रखिए, डीएड और बीएड में भी था। इसमें दो टेक्सोनॉमी है, एक ओल्ड है और उसके बाद एक न्यू टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जाबंदी। मकासिद की दर्जाबंदी है, इस तरह की दर्जाबंदी है पिरामिड शेप में। तो उसने इस तरह की पिरामिड के जरिए इल्म, नॉलेज, एनालिसिस जो आप लेसन प्लान के अंदर लिखते हैं, तो एक ओल्ड टेक्सोनॉमी है दर्जाबंदी और एक न्यू है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए या मुझे याद दिलाइए, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी को आप देख कर रखिए। तो सबसे ऊपर कौन सी सतह को रखा उसने? रिमेम्बरिंग को रखा या अंडरस्टैंडिंग को रखा या फिर अप्लाइंग को या क्रिएटिंग को? याद है आपको अगर आपने पढ़ा है तो? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर उसका क्रिएटिंग है। तो ये ब्लूम Creating है। टेक्सोनॉमी। और कौन सी है वो? ब्लूम किचन। अगर न्यू बोला तो फिर उसको अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर रखा उसने वो सतह क्या क्रिएट। है वो बताइए ना सर पूरे। जी, वो बड़ा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरी क्या क्या सतह है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको इंट्रो बता दिया, उसकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ। सिर्फ इतना सर समझ स्क्रीन लीजिए। नजर नहीं आ रही। सभी को नजर नहीं आ रही है? किसी एक का अगर नेटवर्क जाता आ है रही है तो सर। अरे याद ऑप्शन रखिए एक साथ कि नजर नहीं आ रहे उसके। जी याद रखिए कि अगर किसी को अचानक से ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर वो ब्लैक हो जाए तो 1-1.5 मिनट के लिए आपको वेट करना होता है। आपका नेटवर्क खराब होने से आपको ब्लैक नज़र आती है। अगर नेटवर्क आ जाए स्पीड तो फिर वो स्क्रीन आपको साफ नज़र आती है। ठीक है, तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बता रहा था मैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या? ब्लूम टेक्सोनॉमी मकासिद को दर्जाबंदी करने वाला एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें इल्म, नॉलेज, तफहीम, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, इस तरह के ये लेवल्स हैं। मकासिद की दर्जाबंदी एक पुरानी है और एक नई है। वो दोनों भी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, ए चाइल्ड लर्न्स टू से प्लीज एंड थैंक यू बाय इमिटेटिंग पेरेंट्स। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। वालिदैन की नकल करके आदाब सीखना, ये किसकी मिसाइल है, किसकी मिसाल है? इनसाइड लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल। ऑब्जर्वेशनल ऑप्शन लर्निंग। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मुशाहिदे के जरिए बच्चे सीखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की कौन सी अलामत है झैल में से? बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दे रहे हैं। ऑप्शन ए। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है सीडीपी का। द प्रिंसिपल दैट लर्निंग इज स्ट्रेंथन एंड सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेस वाज गिवन बाय। खुशगवार नतायज से सीखने के मजबूत होने का उसूल किसने दिया? कि जितने अच्छे नतायज होंगे उतनी अच्छी मजबूत उसकी लर्निंग होगी। ये उसूल किसने दिया? पॉलो, थॉर्नडाइक, पियाजे, फ्रॉइड। अभी मैंने तस्करा किया थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले हमने कुछ उसूल बताए, किसने दिए थे उसूल? लर्निंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन बी। BF स्किनर। ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक। सीखने के उसूल, लर्निंग उसूल किसने दिए थे? याद रखिए, लर्निंग प्रिंसिपल थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ, बोलिए, प्राइमेसी।
लॉ ऑफ रिसेंसी, ये सब लॉ ऑफ, ये सब जो नजर आ रहे हैं ये लॉ ऑफ लर्निंग कहलाते हैं। थॉर्नडाइक में जी, ये सब जो है वो सीखने के उसूल कहलाते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। थॉर्नडाइक ने इन चीजों को दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्याजे की किस मरहले में अलामती सोच और जबान की तरक्की होती है? कौन से मरहले में बताइए कि लॉजिकल थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सोच तरक्की होती है? प्याजे को हमने अच्छे तरीके से देखा है। सेकंड वाले ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जबान और अलामती सोच बिगिंस, शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सवाल पूछने और तलाश करने की हौसला अफजाई किसकी अक्कासी करती है? ऐसा क्लासरूम, इस पर भी बात हो चुकी है हमारी प्रीवियस पीरियड में। प्रोग्रेसिव स्कूल, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सवाल पूछने और तलाश करने की हौसला अफजाई किसकी अक्कासी करती है। इस तरह का क्लासरूम कैसा है? टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग है, या फिर मेमोराइजेशन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ए और बी को जवाब आए। बी करेक्ट आंसर। जी सर। जी, क्यों बी है कि तामीर पसंदाना यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, नजरिया फाल तलाश, एक्टिव लर्निंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जिसे इल्म की तश्कील पर जोर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जज्बाती जहानत बुनियादी तौर पर किस सलाहियत से मुताल्लिक है? रियाजी के मसाइल हल करना, जज्बात को समझना और संभालना, और सी है हकायक याद करना, तेज दौड़ना। ऑप्शन बी ऑप्शन डी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, तदरीस के दौरान होने वाली जांच कौन सी है? हम जब टीचिंग के दौरान अगर कोई असेसमेंट करते हैं तो वो फिर कौन सी जांच है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखिए, हमने असेसमेंट के टाइप्स देखे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर आप भूल गए हैं तो याद रखिए, साल भर हम टीचिंग के दौरान जो कुछ भी बच्चों की जांच करते हैं उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उर्दू में इसे तश्कीली जांच कहते हैं। चाहे वो ऑब्जर्वेशन के जरिए हो सकती हैं, ज़बानी हो सकती हैं, खेल कूद के जरिए हो सकती हैं, प्रोजेक्ट के बेस पर हो सकती हैं, इसके मुख्तलिफ टूल्स हो सकते हैं। और जो निसाब की तकमील के बाद हमारे कितने मकासद हासिल हुए हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आपकी सराउंडिंग की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जिस किसी की भी हो। तो अगर साल के आखिर में हम जांच कर रहे हैं कि कितने मकासद हासिल हुए हैं, उसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जदीद तदरीस के मुताबिक तालीम का हतमी मकसद क्या है? The ultimate aim of education according to modern pedagogy is rote memorization, passing examination, holistic development of the child. ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। Option number C. ऑप्शन सी। Option C is correct answer. 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने CDP के कंप्लीट किए हैं, तालीम नफ्सियात के। क्या हम आगे बढ़े और 30 सवाल उर्दू के लिए? यस सर। यस सर। चलिए जी आगे सर। बढ़ते हैं। ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? सिर्फ कवायद याद करना, इबलागी महारत पैदा करना, मुश्किल मज़ामीन लिखना और सिर्फ तर्जुमा करना? अभी परसों के उर्दू के पीरियड में हमने बताया। ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है
गुफ्तगू के जरिए जबान सिखाने वाला। अब ये जो इंग्लिश में आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपको सेकंड लैंग्वेज में काम आएगा। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज लिए हैं सीटेट या मार्टीटी में, तो उसमें भी आपको ये इंग्लिश समझ में आएगा। गुफ्तगू के जरिए जबान सिखाने वाला तरीका कौन सा है? ऑप्शन सी। Option C. Lecture method. C. लेक्चर में गुफ्तगू करते क्या हम? लेक्चर अटेंड Option D. Option D. अच्छा, यही का सर, बी डायरेक्ट मेथड। देखिए आपने दो भी जवाब गलत दिए हैं। लेक्चर तो बयानिया तरीका होता है, वन साइड। डिक्टेशन में ये भी वन साइड है, टीचर सेंटर है ये दोनों भी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है जिसमें रास्त गुफ्तगू होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन में मादरी जुबान का मदद ली जाती है, ट्रांसलेशन मेथड यूज किया जाता है। डायरेक्ट में डायरेक्ट, इसकी मिसाल डायरेक्ट मेथड को याद रखिए। डायरेक्ट मेथड बोले तो क्या, इंग्लिश मीडियम में आपका भांजा भतीजा बेटा कोई भी होगा, तो आप देखिए, आपने स्कूल देखा होगा तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोई ट्रांसलेशन यूज नहीं होता। डायरेक्ट बच्चों को इंग्लिश में कम्युनिकेशन की जाती है, डायरेक्टली बात की जाती है। कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, टेक दैट, कीप इट, इस तरह। तो ये डायरेक्ट गुफ्तगू होती है, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी महारत रिसेप्टिव स्किल कहलाती है? बोलना, लिखना, सुनना या फिर मुबाहिसा करना। रिसेप्टिव, LSRW पर सवाल है। रिसेप्टिव मतलब अख्जी। ये चार महारतों में से दो महारतें ऐसी हैं जो रिसीव करने वाले हैं, हम अक्स करते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग जो है, लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग ये जो है ये अक्जी है। स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना जो है वो प्रोडक्टिव स्किल कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्जी महारतें जो हम कौन सी हैं? Listening. लिसनिंग, Option C. राइट। उर्दू में इस्म से क्या मुराद है? शायद इंग्लिश में पूछ रहा है, बताइए। Noun. जी, D sir. D. अल्फाज सिखाने का बेहतरीन तरीका क्या है? अल्फाज सिखाने का तरीका। Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है? मैंने अभी बताया, एक रिसेप्टिव स्किल्स है दो, और दो जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग। राइटिंग। पढ़ना। ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तहरीरी मतन को समझने के अमल को क्या कहते हैं? Imla. Comprehension. समझने के अमल को क्या कहते हैं? सुनने के अमल को नहीं कहा जाता इमला। फहम। ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी फहम यानी कॉम्प्रहेंशन। CDP में आपको, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज लिए हैं तो ये अल्फाज का इस्तेमाल होगा कॉम्प्रहेंशन। तो कॉम्प्रहेंशन का मतलब याद रखिए, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है फहम, समझना, तफहीम। नेक्स्ट है, कौन सा उर्दू हुर्फ हलक से अदा होता है? ऑप्शन सी। Option C. I see.
जी। नेक्स्ट है, जबान की तदरीस में गलती की इस्लाह आम तौर पर कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन बी। Option B B. supportive. ऑप्शन बी सर, Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, माउन और तामीरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शायरी पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा मुनासिब है? तशरी ऑप्शन नंबर बी। सर। Option B. ऑप्शन बी। B. ऑप्शन बी, तशरीह के साथ, एक्सप्रेशन के साथ अगर शायरी बताई जाए तो वो बेहतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मुज़क्कर से क्या मुराद है? मोनस, Masculine. जी, Option B. मस्कुलाइन और फीमेनाइन। बेहतर रीडिंग कॉम्प्रेशन करने, बताइए सर। कुछ भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मोनस को फेमिनाइन कहते हैं, मुज़क्कर को मस्कुलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है, रीडिंग कॉम्प्रेhension यानी फहम को बेहतर बनाने के लिए कौन सी हिकमत अमली बेहतर है? B. Option B. वतन के बारे में। Option B. Option B. ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, चलिए करेक्ट है। नेक्स्ट है, उर्दू रस्मुल खत किस सिंध में लिखा जाता है? इस तरह कभी कभार आ भी जाते हैं आसान सवाल। देवनागरी लिपि। Option B. Option Option B. झैल में से कौन सी जबान की महारत नहीं है? ड्राइंग सी Option सर। C. Drawing. नेक्स्ट है, उर्दू कवायद में फेल यानी क्या? वर्ब। Verb. B sir. Option B. Verb. हाफिज इबलाग के लिए जबान के जोड़ देता है? Which approach focuses on using language for real communication? कौन सा अप्रोच बेटर है कम्युनिकेशन के लिए? Communication approach. B sir. जी, Option B. कम्युनिकेशन को हम गुफ्तगू का तरीका भी कहते हैं। Option B. तस्वीरों और अशिया के इस्तेमाल से क्या फायदा होता है? बी सर, बी। Option B. Option B sir. Option B. बेस्ट असेसमेंट फॉर स्पीकिंग स्किल, बोलने की जांच के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? रिटन एग्जाम, ओरल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल चॉइस? Option B. बोलने B, के sir. लिए आप B. Option B. Option B. Option B. राइट। झैल में से कौन सा तश्कीली जांच का तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक? Option B. B sir. B sir. Option B. Option B. B. Option B. ऑप्शन ए, सालाना इम्तिहान, उसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सर क्वेश्चन बताइए ना, क्वेश्चन। सवाल हो रहा है तश्कीली जांच का तरीका। B जी। answer sir. B. डी है सर, डी। थोड़ी देर पहले बताया हमने, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव यानी कि, रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेटिव यानी कि क्लासरूम में दौरान तदरीस जब मौलिम बच्चों की वक्फे वक्फे से जांच करता है, मुख्तलिफ
टूल के जरिए, सवाल जवाब के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए, ठीक है, कोई टास्क देकर, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। और जो निसाब की तकमील के बाद सालाना इम्तिहान लिया जाता है वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन है, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट है लफ्ज किताब की मिसाल है। किसकी किताब? किताब क्या है? इसमें है सर बी। चलिए, लिसनिंग स्किल को मौसर बनाने की कौन सी सरगर्मी तरक्की देती है? सुनने की। ऑप्शन बी Option B. लिसनिंग एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन चलिए, ये हमने डिस्कशन भी किए थे। स्कूल में क़वाइद पढ़ाने का मकसद क्या होता है? Option B. ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ऑप्शन लैंग्वेज करेक्टली। सवाल के आखिर में कौन सा रमूज औक़ाफ़ इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क। बुलंद आवाज से पढ़ने से तुलबा में क्या बेहतरी आती है? Option 1. बी सर ऑप्शन वन ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। राइट। किस चीज को तरजीह देता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज को तरजीह देता है? Real life communication. Option B. ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जिंदगी में इब्लाग। ज़मीर की मिसाल कौन सी है? ज़मीर। ऑप्शन सी सभी का सी है। ए है सर ए। सी है सी सी आंसर है सी सी है सी है। Option C. जी, किसी ने ये भी कहा, इसलिए मैं दोबारा सुनना चाह रहा था। ज़मीर तो प्रोनाउन को कहते हैं हम, नाम की बजाय इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। ज़बान सीखने के लिए सबसे मौसर क्लासरूम माहौल कौन सा है? Option B. B. Interactive and support ऑप्शन बी। environment और ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट है इमली की मशक बुनियादी तौर पर किस चीज को बेहतर बनाती है? डिक्टेशन इज मेनली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग। Option A. ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए सर क्वेश्चन नंबर लास्ट बट वन, तुलबा को ज्यादा उर्दू बोलने की तरगीब देने वाली तकनीक कौन सी है? ए सर ए। पूरे ऑप्शन देखना, फिर जवाब। ऑप्शन बी सर सवाल बताइए एक मरतबा। ऑप्शन बी ऑप्शन ए है। तुलबा को ज्यादा उर्दू ऑप्शन ए। बोलने की तरगीब देने वाली तकनीक। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए। Option B. जरा ऑप्शन ए वाले रुक जाइए जरा। मैंने अब पिछले 2-4 मिनट पहले भी बताया था कि लेक्चर मेथड जो है वो टीचर सेंटर है, चाइल्ड सेंटर मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये अवॉइड किया जाता है। इसके लिए अब के चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ये चीज़ ख़त्म है। ये लेक्चर मेथड कहाँ पर होता है? हायर एजुकेशन में। आप जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो यहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं होता, लेक्चर मेथड, ठीक है। हायर एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को आप रख दीजिए, लेक्चर मेथड को हमारे पेडागोजी से निकाल दीजिए।
तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ज़्यादा बोलने की तरकीब देने वाली क्लासरूम कौन सी होती है? जहाँ पर बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, जोड़ी में काम कर रहे हैं। तो ये गुफ्तगू के मौके फराहम करना हमारी पेडागोजी है। ये हमारी पॉलिसी कहती है कि बच्चों को बोलने के मौके दिया जाए। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की तालीम का हतमी मकसद क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। Option B. Developing effective communication Option and B, sir. appreciation of literature. ऑप्शन बी। अगर आप हिंदी है तब भी उसका जवाब यही है, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तब भी उसकी पेडागोजी यही है। इस ज़बान के बुनियादी मकासद में सबसे बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत पैदा होना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके महाडीटी एग्ज़ाम के लिए और सीटेट की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। शब खैर, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। और जो ग्रुप में हम आपको पूछते हैं फीडबैक में, वो फीडबैक आप ज़रूर दिया कीजिए ताकि जो लोग एब्सेंट है क्लासरूम में वो नेक्स्ट सेशन में वो ज़रूर हाजिर रहें और वो टाइम निकालें। एग्ज़ाम करीब है, फिर भी बहुत सारे डाइवर्जेंस होते हैं। मेरा स्कूल है, कॉलेज है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फ़ीस भरने के बावजूद भी या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बावजूद भी लोग उसको सीरियस नहीं लेते, जबकि थोड़ा बहुत भी अगर क्लास अटेंड कर लिए, चैप्टर्स देख लिए, तब भी इम्कानात हैं कि आप पास हो जाएं। इसलिए फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, जिस ग्रुप में मैं पूछूं, बड़े वाले ग्रुप में, उसमें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।